साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजा राव के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को। इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं जिसमें हमने राजा राव की बायोग्राफी प्लस में 1 से लेकर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उसे भी देख लीजिएगा। ये राजा राव के ऊपर ये सेकेंड वीडियो है और मैंने आपसे कहा था कि मैं राजा राव के ऊपर टोटल 140 एग्जाम पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा। तो 50 तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, डिस्कशन का मैटर रहेगा वो 51 से लेकर के यानी कि 51 से लेकर के 140 तक रहेगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पेशेंस बनाए रखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट मैटर आपको मिलने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 पर, और 51 हमारा क्या कहता है। 50 तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब 51 से चालू करेंगे। गांधी जी ने शुरू किया है दांडी मार्च, अपना दांडी मार्च टू ब्रेक दी। तो यहाँ पर यह बोला गया कि गांधी जी ने अपना दांडी मार्च किस कानून को तोड़ने के लिए शुरू किया था। तो आपका आंसर होगा कि नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च को स्टार्ट किया था। दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे 52 नंबर पॉइंट को। अगर हम 52 नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो स्केफिंगटन कॉफ़ी स्टेट इज अ वेरी लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन, बहुत ही लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन था एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम। तो आंसर क्या होगा आपका कांथापुरा। क्या होगा? कांथापुरा। अगला पॉइंट हमारा है कि इन द अब्सेंस ऑफ मूर्ति की अब्सेंस में ड्यू टू हिज अरेस्ट, जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट हु लुक्स आफ्टर द कांग्रेस वर्क इन द विलेज। क्वेश्चन ये कहता है कि मूर्ति की अनुपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी और लंबी अवधि बहुत ज़्यादा दिनों के लिए कारावास के कारण गाँव में कांग्रेस का काम, जो कांग्रेस पार्टी का काम था, उसको कौन देखता है मूर्ति की अब्सेंस में? तो उसका नाम होता है रत्ना। कौन देखता है? रत्ना। 54 नंबर कहता है कि हु टुक दी चार्ज, कौन चार्ज लेता है आप वुमेन लीडर का ऑफ द वुमेन ऑफ कांथापुरा ड्यूरिंग द इम्प्रिजमेंट ऑफ मूर्ति। यहाँ पे ये कहा गया कि मूर्ति की कैद के दौरान कांथापुरा की महिला नेता का पदभार किसने संभाला था? तो वो कौन थी संभालने वाली? रंगम्मा। कौन थी? रंगम्मा। ध्यान बनाए रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको जरूर ध्यान बनाए रखिएगा। और अगर हम लोग चाहे एलटी की तैयारी करूं, देखिए अगर आप एलटी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपका जो राजा राव का कांथापुरा नॉवेल है, इनका पहला नॉवेल ही है, तो इसको रखा गया आपके सिलेबस में। और कांथापुरा के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको लेकर के आऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है राजा राव का। तो इसलिए एलटी की साथ साथ में हमारा जीआईसी में तो पूछा जाएगा। तो ये वीडियो जो है ना, एलटी और जीआईसी दोनों के लिए आपका कॉमन है साथियों। चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट वाज द फेमस स्लोगन? सबसे पहला फेमस प्रसिद्ध स्लोगन ऑफ द विलेज ऑफ कांथापुरा कौन सा था? महात्मा गांधी की जय। उन्होंने कहा कि जो कांथापुरा था के गांव का सबसे प्रसिद्ध नारा क्या था? तो बस एक ही था कि महात्मा गांधी की जय। अगला पॉइंट हमारा है 56 नंबर पे। 56 क्या कहता है? दी विलेजर्स ऑफ कांथापुरा, जो कांथापुरा के गांव वाले थे, आर फाइनली डिफीटेड, हार जाते हैं, एंड टेक शेल्टर, और शरण ले लेते हैं जाकर के इन कहाँ? एक रिमोट विलेज में। ध्यान बनाए रखिएगा कि जो कांथापुरा के ग्रामीण लोग होते हैं अंततः पराजित होते हैं और अंत में एक आश्रय ले लेते हैं कहाँ? एक रिमोट दूर के गांव में जाकर के। नेक्स्ट 57, हु इज़ द हीरो कौन है या नरेटर ऑफ द नॉवेल द सर्पेंट ऑफ द रूप? ये भी इन्हीं का नॉवेल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ही नॉवेल इनके राजा राव के जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इन नॉवलों की वजह से राजा राव को जाना जाता है। तो उसमें एक कांथापुरा है, द सर्पेंट एंड द रूप है, इनको ध्यान बनाए रखेगा। उन्होंने ये पूछा है इसमें 57 में कि जो इनका नॉवेल उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप है, इसका नायक यानी कि कथाकार, नरेटर कौन है? तो उसका नाम है रामास्वामी या रामास्वामी या रामा। और ये क्या है? एक ब्राह्मण है, कहाँ से? मैसूर से। बस इतना ख्याल रखिए। अगला पॉइंट हमारा 58 कहता है द हीरो रामास्वामी इज अ यंग, रामास्वामी एक यंग युवा हीरो है, एजुकेटेड मैन, और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, बिलोंगिंग और संबंध रखता है टू अ रिच जमींदार फैमिली ऑफ, कहाँ से? साउथ इंडिया से। नायक एक हीरो जिसका नाम रामास्वामी एक युवा शिक्षित व्यक्ति है जो दक्षिण भारत के एक अमीर जमींदार परिवार से संबंध रखता है। ध्यान बनाए, कहाँ के? दक्षिण भारत। तो पूछ लिया जाएगा ये रामास्वामी साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ इंडिया कहाँ से? तो इस तरीके से आपको ध्यान बनाए रखना है। अगला चीज़ 59 पे कहा गया है कि इन दी नॉवेल में दी सर्पेंट एंड दी रोप, और ये दी सर्पेंट एंड दी रोप कब आया? 1960 में। इसकी डेट भी ध्यान बनाए रखिएगा। हु गोज
जो जाता है टू फ्रांस ऑन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर हिज रिसर्च वर्क के लिए एंड अर्न्ड द डॉक्टरेट डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरबॉर्न। उन्होंने कहा 59 पे कि उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप जो कि 1960 में पब्लिश हुआ, जो अपने एक रिसर्च वर्क के लिए, शोध कार्य के लिए सरकारी छात्रवृत्ति पर फ्रांस जाता है और सोरबॉर्न विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करता है। वो व्यक्ति कौन होता है? तो रामा या रामास्वामी ये कह सकते हो, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 60, हु डज रामा फॉल इन लव एंड मैरी। जो रामा होता है वो फॉल इन लव प्यार करने लगता है एंड मैरी शादी करता है। तो रामा किससे प्यार करते हैं और किससे शादी करते हैं? तो मैडलीन। कौन होती हैं वो? मैडलीन होती हैं। और ये मैडलीन कौन होती हैं? एक यंग फ्रेंच लेडी होती हैं, ओके, या टीचर, शिक्षक, एक युवा फ्रांसीसी महिला जो कि एक शिक्षक हैं। अगला 61 पे, व्हाट वाज अ ग्रेट शॉक टू, और किसके लिए? जिनसे इन्होंने प्यार किया था, मैडलीन से, ठीक है। ये नाम ध्यान बनाए रखिएगा। रामा की बिलव्ड जिनसे इन्होंने शादी की उनका नाम क्या है? तो मैडलीन। इन द नॉवेल, और ये मैडलीन कौन से नॉवेल की पात्र हैं ये भी चीज़ ध्यान बनाए रखिएगा, द सर्पेंट एंड द रोप की। और ये जो द सर्पेंट एंड द रोप कब पब्लिश हुआ था? तो 1960 में, यानी कि 1960 में। तो इसकी दो चीज़ें हमको पता लगी, हीरो और हीरोइन। हीरो कौन है? रामास्वामी है, और जिससे उसकी शादी होती है मैडलीन, वो कौन है? हीरोइन है ऑफ द प्ले। और बोथ आर लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल द सर्पेंट एंड द रोप। अगला देखिएगा, द डेथ ऑफ हर सन। यहाँ पर उन्होंने ये पूछा गया है कि उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप में मैडलीन के लिए एक बड़ा झटका क्या था? सबसे बहुत ज़्यादा ग्रेट शॉक लगता है, शॉकिंग वाली बात कौन सी होती है? तो साथियों, जो शॉकिंग वाली बात होती है तो उसका आंसर ये होगा कि उसके पुत्र की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, द डेथ ऑफ हर सन। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दी सर्पेंट एंड दी रोप जो नॉवेल है जिसमें जो मैडलीन होती है उसको सबसे शॉकिंग न्यूज़ कौन सी होती है? व्हाट वाज अ ग्रेट शॉक, उसको शॉक लगता है। तो किस वजह से शॉक लगता है? तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाने की वजह से उसको शॉक लगता है। इतना क्लियर हो गया, द डेथ ऑफ हर सन। नेक्स्ट 62 पे, हु इज़ द हाफ सिस्टर ऑफ मैडलीन। मैडलीन की हाफ सिस्टर से मतलब होता है सौतेली बहन, ये कह सकते हो आप। ओके, मैडलीन की सौतेली बहन कौन है? तो उसका नाम होता है कैथरीन। क्या नाम होता है? ध्यान बनाए रखिएगा, कैथरीन। तो कितने कैरेक्टर हमको पता लगे? दी सर्पेंट एंड दी रोप के 3 कैरेक्टर, रामास्वामी, इसके बाद में कौन? मैडलीन की हाफ सिस्टर का भी नाम पता लग गया, क्या? कैथरीन। और इसके बाद नेक्स्ट और एक चीज़ पता लगेगी, ये जो कैथरीन होती है वो हु मैरिज कैथरीन शादी किससे करती है? तो देखो एक 4th कैरेक्टर और निकल करके आ गया द सर्पेंट एंड द रोप का, जॉर्ज से। किससे शादी करती है? जॉर्ज से। देखो मैंने कहा नहीं, कांथापुरा के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके IIT में रखा गया है। बाकी मैं इस पर तो नहीं बनाने वाला हूं, जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं पॉइंट टू पॉइंट मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा आपके साथ। और बाकी दी सर्पेंट एंड दी रोप के बारे में जो बेसिक जानकारी है, उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी कांथापुरा से रिलेटेड मैं एकदम सेपरेट वीडियो, पहले तो उसका हिंदी स्टोरी लेकर के आऊँगा, इसके बाद उस पर आधारित जितने भी MCQs क्वेश्चन या 1 लाइनर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अंकल चार्ल्स एंड आंटी जुबली आर द रिलेटिव ऑफ। अब देखो यहाँ पर द सर्पेंट एंड द रोप के और नए कैरेक्टर आप का परिचय होगा, यानी कि अंकल चार्ल्स और आंटी जूबी किसके रिश्तेदार हैं? तो मैडलीन के। किसके? मैडलीन के। मैडलीन के रिश्तेदार कौन दिखाए जाते हैं? अंकल चार्ल्स दिखाए जाते हैं और दूसरा आंट जूबी दिखाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 65 की अगर हम बात करें, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद रामा कैरीज लिटिल मदर, ओके, 3rd वाइफ ऑफ हिज फादर एंड हिज बेबी ब्रदर श्रीधरा टू बनारस टू प्लेटफॉर्म। अब इसे पहले समझ लीजिए अच्छे से। अपने पिता की मृत्यु के बाद जो रामास्वामी होते हैं, रामा आप शॉर्ट में उनसे बोल सकते हो, तो रामा छोटी माँ यानी कि अपने पिता की जो तीसरी पत्नी थी उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और अपने छोटे भाई जिनका नाम होता है श्रीधर को बनारस ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? बनारस। तो किस लिए ले जाते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, तो उनके पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए। क्या लिखा है ये देखो, आंसर आपको ये देना पड़ेगा। किस लिए ले जाते हैं? अपने द लास्ट राइट्स का मतलब होता है अंतिम, द लास्ट राइट का मतलब होता है अंतिम संस्कार ऑफ हिज फादर, अपने पिता का। अगला नेक्स्ट,
आफ्टर परफॉर्मिंग द लास्ट राइट ऑफ हिज फादर दे स्टे फॉर सम टाइम इन इलाहाबाद विद एन, किसके साथ। क्वेश्चन समझिएगा कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद वे कुछ समय के लिए इलाहाबाद में किसके साथ ठहरे, किसके साथ रहे। तो इनका एक इलाहाबाद में इन विद एन ओल्ड फ्रेंड, इनका एक बहुत पुराना दोस्त था, किसका, रामाज फादर, रामास्वामी के पिता का बहुत पुराना दोस्त था, उनके साथ ये ठहरे। क्वेश्चन अब मैं एक साथ पढ़ देता हूँ कि अपने पिता का अंतिम संस्कार किसने किया था, रामास्वामी ने। तो रामास्वामी अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद भी कुछ समय के लिए इलाहाबाद में, एक्चुअली जो रामास्वामी के पिता होते हैं उनके बहुत अच्छे दोस्त, पुराने मित्र होते हैं, उनके साथ रहे। कहाँ, इलाहाबाद में। अगला जो कि अब प्रयागराज है। हु डज रामा मीट, रामा मिलते हैं इन इलाहाबाद में, हु इज बीथ्रॉड टू सावित्री। अब देखिए सारा अभी तक तो हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, दी सरपेंट एंड दी रोप, उसके कई सारे कैरेक्टर अब आ चुके हैं, मेंशन भी हो चुके हैं, ठीक है। इलाहाबाद में राम किससे मिलते हैं, जिनकी सावित्री से क्या होती है, एंगेजमेंट होती है, मंगनी होती है। बीथ्रॉड्स का मतलब होता है एंगेजमेंट होना, मंगनी होना, यानी कि उनके साथ रिश्ता होना, ठीक है। तो इलाहाबाद में हु इज़ बीथ्रॉड टू सावित्री, तो वो कौन होते हैं, प्रताप सिंह। कौन होते हैं, प्रताप सिंह, जिन्होंने दी सरपेंट एंड दी रोप को अच्छे से पढ़ा होगा, उसकी हिंदी स्टोरी पता होगी, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आपको समझ आ रहे होंगे। इलाहाबाद में राम किससे मिलते हैं, जिनकी सावित्री से मंगनी हुई थी, तो वो किससे मिलते हैं, जिनकी सावित्री से मंगनी हुई, प्रताप सिंह। तो देखो ये सरपेंट एंड दी रोप के एक कैरेक्टर और आपको पता लग गया, एक तो प्रताप सिंह और सावित्री, ठीक है। प्रताप सिंह और सावित्री दोनों की क्या होती है, मंगनी हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, बीथ्रॉड्स हो जाते हैं, ठीक है। अगला, सावित्री इज़ द यंग वेस्टर्न एजुकेटेड डॉटर ऑफ, ये किसकी पुत्री होती हैं सावित्री, तो सावित्री राजा ऑफ सूरजपुर, क्या नाम लिखा है, राजा ऑफ सूरजपुर। सावित्री जो है वो सूरजपुर के राजा के पश्चिमी, और ये एजुकेटेड कहाँ से होती हैं, यंग वेस्टर्न एजुकेटेड डॉटर होती हैं, ठीक है। कौन, सावित्री, किसकी, राजा ऑफ सूरजपुर, सूरजपुर के राजा की पुत्री, ठीक है। अगला 69 पे अगर हम बात करें तो रामा इंट्रोड्यूस्ड कराता है किसको, टू सावित्री के लिए, इन ऑर्डर टू गेट एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ चेंजिंग हर व्यूज बिकॉज शी डज नॉट वांट टू मैरी प्रताप सिंह। 69 हमारा पॉइंट ये कहता है कि जो रामास्वामी होते हैं, राम को सावित्री से मिलवाया जाता है ताकि वह अपने विचार बदलने का कोई अवसर प्राप्त कर सकें, क्योंकि वह प्रताप सिंह से शादी करना नहीं चाहती। जब आप इसकी स्टोरी को पढ़ोगे दी सरपेंट एंड दी रोप की, तो उसमें जो सावित्री नाम की कैरेक्टर है जिसकी एंगेजमेंट प्रताप सिंह से होती है, वो सावित्री जो है प्रताप सिंह से एंगेजमेंट करना नहीं चाहती। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा गया, शी डज नॉट वांट टू मैरी प्रताप सिंह। बट रामास्वामी जो होते हैं वो सावित्री को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, जिससे कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को क्या कर सकें, चेंज कर सकें, बदल सकें। अगला नेक्स्ट हमारा कहता है 70 नंबर पॉइंट, हु आर सरोजा एंड सुकुमारी। उन्होंने कहा कि सरोजा और सुकुमारी कौन हैं, हु और कौन, सरोजा एंड सुकुमारी इन दी नॉवेल, और नॉवेल में दी सरपेंट ऑफ दी रोप, तो ये रामाज की सिस्टर दिखाई जाती हैं। तो सारे कैरेक्टर यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। ये नए कैरेक्टर हैं जिनके बारे में आपको जानकारी हुई, जिनसे हमने इंट्रोड्यूस कराया, एक सरोजा और दूसरा सुकुमारी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सरोजा और सुकुमारी कौन हैं, तो ये कौन है, रामास्वामी की बहनें हैं। अगला क्वेश्चन 71 पर देखिएगा, हु डज रामा जो है किससे प्यार करने लगता है, फॉल इन लव का मतलब प्यार करने लगता है, किस समय, ड्यूरिंग के दौरान, हिज विजिट, जब ये कैम्ब्रिज के लिए जाते हैं, ठीक है, अपने रिसर्च वर्क के लिए, तब इनको किससे प्यार हो जाता है, तो किससे, सावित्री से। किससे प्यार हो जाता है, सावित्री से, ध्यान बनाए रखिए। हु डज रामा फॉल इन लव ड्यूरिंग हिज विजिट टू कैम्ब्रिज इन कनेक्शन विद हिज रिसर्च वर्क, जब ये अपने रिसर्च वर्क के लिए, कौन, रामास्वामी कहाँ जाते हैं, कैम्ब्रिज जाते हैं, उस समय रामास्वामी फॉल इन लव प्यार करने लगते हैं। वो किससे करने लगते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, सावित्री से। लेकिन सावित्री की एंगेजमेंट किससे हो गई है, ये भी ध्यान बनाए रखिएगा, किससे, लास्ट के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था किसके साथ, प्रताप के साथ, बट सावित्री प्रताप सिंह से शादी करना नहीं चाहती। अगला क्वेश्चन, और रामास्वामी की बहनों के नाम भी ध्यान बनाए रखिए, सरोजा और सुकुमारी।
होम डज सावित्री विजिट, अब देखिए होम डज सावित्री विजिट इन हिज अपार्टमेंट इन लंदन। उन्होंने कहा 72 नंबर पे कि सावित्री लंदन में अपने अपार्टमेंट में किससे मिलने जाती है। तो लंदन में जो इनका अपार्टमेंट होता है उस अपार्टमेंट में किससे मिलने जाती है, उसका नाम क्या है, तो रामा। क्या नाम है, रामा से ये मिलने जाती है, कौन, सावित्री। ठीक है, अगला 73 पर वन मॉर्निंग, एक सुबह सावित्री कम्स आती हैं विद कोकोनट एंड कुमकुम, परफॉर्म्स आरती, टचेज हिज फीट एंड दस टेक्स हिम टू बी हर लॉर्ड एंड मास्टर विद गॉड एज देयर विटनेस। विच पर्सन इज रेफर्ड हेयर, यहाँ पर कौन से पर्सन को रेफर किया गया है, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में इसको क्लियर करता हूँ। एक मॉर्निंग की बात है, इसी पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक सुबह सावित्री जो है नारियल कुमकुम लेकर आती है, ठीक है, और आरती करती है, उनके पैर छूती है और इस तरह से उन्हें अपना स्वामी और स्वामी मानती है। सिर्फ भगवान उनके साक्षी के रूप में है और भगवान को साक्षी मान करके उनको अपना स्वामी मान लेती है। यहाँ पर जो सावित्री है वो किस व्यक्ति का उल्लेख कर रही है, तो वो किसका, जिससे वो प्यार करती है, रामास्वामी। ठीक है, अगला 74 पर क्या बात हो रही है, देखिए कि व्हाट प्रेजेंट डज रामा स्वामी गिव टू सावित्री। तो जो रामा स्वामी होते हैं सावित्री को वो कौन सा प्रेजेंट देते हैं, कौन सा गिफ्ट यानी कि उपहार देते हैं। उपहार में क्या देते हैं ये समझ लीजिए। तो पैरों की उंगली में जो छल्ले नहीं होते हैं, टॉयरिंग्स, टॉयरिंग्स अगर हमारी गांव की भाषा में या हमारी मैथोलॉजी संस्कृति में अगर बोले तो बिछिया, बिछिया या बिछुआ, नहीं बिछिया ही कहते हैं, ठीक है। बिछिया जो पैरों में पहनाए जाते हैं शादी के बाद, उनको गिफ्ट करता है। मैं अभी फिर से क्लियर कर देता हूँ कि 74 नंबर पे क्या हुआ कि राम सावित्री को, जो रामा स्वामी होते हैं वो सावित्री को क्या उपहार देते हैं, तो पैरों की उंगलियों में जो छल्ले पहने जाते हैं जिनको हम बिछिया कहते हैं, ठीक है, वो उपहार स्वरूप सावित्री को देते हैं, कौन, रामा स्वामी। अगला हु एडवाइजेज सावित्री, सावित्री को कौन सलाह देता, एज लाइक अ ब्यूटीफुल हिंदू गर्ल, like a beautiful Hindu girl, she must go back to her home and marry the husband destined for her, Rama। उन्होंने क्या बताया कि 75 में कौन सावित्री को सलाह देता है कि एक सुंदर हिंदू लड़की की तरह, एक सुंदर हिंदू लड़की की तरह उसे अपने घर वापस जाना चाहिए और उसके लिए नियत जो पति तय किया गया है, जिसके साथ शादी की, उसी से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसी सलाह कौन देता है, रामास्वामी। इट मीन रामास्वामी बिहेव से बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने सावित्री को ये सलाह दी कि जिस माँ बाप ने तुमको इतना प्यार दिया, लाड़ प्यार दिया और कुछ पल के खुशियों के खातिर आप मेरे पास आ गए, ओके, जहाँ पर तुमने अपने परिवार की या अपने माँ बाप की बिल्कुल भी चिंता फिक्र नहीं की, तो मैं ये सलाह देता हूँ कि आप वापस हो जाओ और वापस होने के बाद में आप अपने मम्मी पापा को मनाओ। हम शादी अगर आपस में करेंगे भी तो दोनों यानी कि मम्मी पापा के आशीर्वाद के साथ ही करेंगे। ऐसी सलाह देने वाला वो व्यक्ति कौन होता है, या अगर वो नहीं भी मानते हैं तो तुम्हें उसी से शादी कर लेना चाहिए जो लड़का तुम्हारे लिए ढूंढा गया है। ऐसी सलाह किसने दी, रामास्वामी ने। किसको, सावित्री को। अगला, जबकि रामास्वामी भी सावित्री को क्या करते थे, प्रेम करते थे। ये कहानी किसकी है, द सर्पेंट एंड द रोप की है, जो कि आई थी कब, 60 में। हु डज सावित्री इवेंचुअली मैरी, अब क्या कहा गया है कि हु डज सावित्री इवेंचुअली, अब 76 क्या कहता है, हु डज सावित्री इवेंचुअली मैरी इन नॉवेल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उपन्यास में सावित्री किससे विवाह करती हैं, तो फाइनली किससे, इनका विवाह हो जाता है प्रताप सिंह से। ये भी ध्यान रखना, विवाह किससे होता है, प्रताप सिंह से, और प्यार ये किससे कर रही होती है, रामास्वामी से। और रामास्वामी इनको ये सलाह भी देता है कि आपको अपने जो भी आपके लिए वर चुना गया है उसी से आप शादी कर लो, और उसी से उसकी शादी हो जाती है। अगला 77 पे अगर हम बात करेंगे दी सेकेंड शॉक, और दूसरा सेकेंड शॉक रिसीव्ड बाय द मैडलिन वाज द डेथ ऑफ हर सेकेंड चाइल्ड व्हाइल ही वाज अंडरगोइंग अ सिजेरियन ऑपरेशन। उन्होंने 77 पे कहा है जो मैडलिन थी, मैडलिन को दूसरा झटका क्या लगा, दूसरा शॉक। पहला शॉक में भी उसके पुत्र की क्या हुई थी, डेथ हुई थी, हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। और 77 में भी समझिएगा कि मैडलिन को दूसरा जो झटका लगा, दूसरा शॉक लगा था, वो सेकेंड शॉक उसका ये था, देखिए कि उसके दूसरे बच्चे की मृत्यु थी, यानी कि रिसीव्ड बाय द मैडलिन द डेथ ऑफ हर सेकेंड चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड की
मृत्यु की खबर थी। ये उसका दूसरा जीवन का झटका था जब वह एक सिजेरियन ऑपरेशन से गुजर रही थी। भाई सी वाज अंडरगोइंग, गुजर रही थी आ सिजेरियन ऑपरेशन। 78 पॉइंट क्या कहता है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड शॉक रिसीव्ड बाय मेडलिन ड्यू टू हिज अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ हर बेबीज मेड बाय सन्यासी। उन्होंने बताया 78 पर कि मेडलिन को अपने बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के कारण मिले पहले और दूसरे शौक ने उसे क्या बना दिया। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पहला शौक मिला जीवन का, दूसरा शौक मिला, इन दोनों शौक ने जो कि उनके बच्चों की मृत्यु के शौक थे, और इसके बाद वो क्या डिसाइड कर लेती है बनने के लिए, सन्यासी बनने का डिसाइड कर लेती है। कौन? मेडलिन। तो बस इतना से आप पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि मेडलिन को अपने बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के कारण मिले पहले और दूसरे झटके से उसे क्या बना दिया, तो सन्यासी बना दिया। पॉइंट ध्यान बनाए रखना। 79 कहता है रामा गॉट डाइवोर्स फ्रॉम, रामा स्वामी ने डाइवोर्स ले लिया था किससे? मेडलिन से। किससे? मेडलिन से। रामा ने किससे डाइवोर्स ले लिया था? मेडलिन से। रामा का तलाक किससे हुआ? मेडलिन से। और 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैथरीन और जॉर्ज की इकलौती बेटी, दी ओनली डॉटर ऑफ कैथरीन एंड जॉर्ज। कैथरीन और जॉर्ज की शादी हुई थी, ध्यान बनाए रखिएगा। कैथरीन और जॉर्ज पेयर दिखाए जाते हैं। होम रामा वाज डीपली अटैच टू वॉज, किससे? तो यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई गई हैं 80 नंबर पॉइंट में कि कैथरीन और जॉर्ज की इकलौती बेटी जिनसे रामास्वामी का बहुत ज़्यादा गहरा लगाव था, उसका नाम आपको बताना है। तो नाम ये लिखा बहुत सरल सा, बेरा। ठीक है, क्या? बेरा। अगला 81 पे द थर्ड नॉवेल, और तीसरा नॉवेल रामास्वामी का सुनिए। देखो, पहला कांतापुरा, दूसरा द सर्पेंट एंड द रोप, और थर्ड नॉवेल कौन सा है? द कैट एंड शेक्सपियर 1965। मोस्ट एंड मोस्ट, ये तीनों नॉवेल इनके मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी ये पूछ लेंगे कि इनके 3 नॉवेल्स के नाम दे दिए गए और एक फोर्थ वाला डिफरेंट दे दिया, और पूछ लिया इनमें से कौन सा राजा राव का नॉवेल नहीं है। तो इस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं एग्जाम में। तो इसलिए हमको राजा राव की बायोग्राफी में उनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल और जो भी उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको अच्छे से बार बार रिवीजन करना है। किसके लिए? IIT और GIC के लिए। द थर्ड नॉवेल राजा राव का कौन सा है? द कैट एंड द शेक्सपियर, जो कि 1965 में पब्लिश हुआ था, और इज द टेल ऑफ 2 फ्रेंड्स, और ये क्या है? 2 दोस्तों की कहानी है, और वो दोस्तों के नाम क्या हैं ये आपको बताना है। यानी कि राजा राव का तीसरा उपन्यास द कैट एंड द शेक्सपियर, जो कि 1965 में पब्लिश हुआ, ये 2 दोस्तों की कहानी है, जिसमें से गोविंदन नायर और रामकृष्ण पाई। ठीक है, क्या नाम है इनका? पहले का नाम गोविंदन नायर और दूसरा रामकृष्ण पाई। ये दोनों नाम ध्यान बनाए रखना कि ये बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है और जो कि पूछा जा सकता है। द कैट एंड द शेक्सपियर में ये किस पर आधारित नॉवेल है इनका? तो 2 दोस्तों की कहानी पर आधारित नॉवेल है। इनमें वो 2 दोस्त कौन से हैं हमारे? तो गोविंदन नायर और रामकृष्ण पाई हैं। कौन है? गोविंदन नायर और रामकृष्ण पाई। इसके बाद 82 नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है? द नॉवेल ऑफ द कैट एंड शेक्सपियर प्रेजेंट करता है द स्टोरी। अब किसकी स्टोरी को इसमें बताया गया है, चित्रित किया गया है, डिपिक्ट किया गया है द कैट एंड शेक्सपियर में? तो वो स्टोरी है अ रेवेन्यू ऑफिस क्लर्क एंड हिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया गया है। उपन्यास द कैट एंड शेक्सपियर की कहानी प्रस्तुत करती है किस चीज़ को? एक राजस्व कार्यालय का एक क्लर्क, रेवेन्यू ऑफिस का एक क्लर्क दिखाया जाता है, और उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब विवाह के अतिरिक्त, जिससे शादी हुई है उसके अतिरिक्त किसी अन्य के साथ जो अफेयर है, उस पर आधारित कहानी इसमें दिखाई जाती है। 83 की अगर हम बात करें, विच नॉवेल, कौन सा नॉवेल? बाई राजा राव टेल्स बताता है द स्टोरी ऑफ ट्रिलॉब। राजा राव का कौन सा उपन्यास जिसमें एक स्टोरी दिखाई जाती है क्लॉब की, और क्लॉब कौन होता है? कम्युनिस्ट दिखाया जाता है बाय फेथ, विश्वास से, बट एन इंडियन एट हार्ट। ओके, और क्या है उस नॉवेल का नाम? क्या है? कॉमरेड क्लॉब। कॉमरेड क्लॉब। तो राजा राव के कितने नॉवेल हमने याद करा दिए आपको? एक तो राजा राव का कांतापुरा ध्यान बनाए रखिएगा, दूसरा द सर्पेंट एंड द रोप ध्यान बनाए रखिएगा, तीसरा द कैट एंड शेक्सपियर को ध्यान बनाए रखना, और फोर्थ वाला एक नॉवेल और आ गया जिसको आपको याद कर लेना है, कॉमरेड क्लॉब। और ये जो आया है वो 1976 में। कौन सा? कॉमरेड क्लॉब। राजा राव का कौन सा उपन्यास विश्वास से एक कम्युनिस्ट, यानी कि जो फेथ की बात करें तो एक कम्युनिस्ट है लेकिन दिल से एक भारतीय, क्लॉब की कहानी कहता है, तो वो कौन सा नॉवेल है? उस नॉवेल का नाम ही
इस हीरो के नाम पर है कॉमरेड किरलॉव, और ये 1976 में पब्लिश हुआ था। अगला हम बात करेंगे हु लव्स, कौन प्यार करता है किसको, शांता। क्या नाम लिखा, हु लव्स शांता अ स्कूल टीचर, जो कि एक स्कूल टीचर है इन द नॉवेल में, और कौन से नॉवेल में, द कैट एंड शेक्सपियर में। ठीक, तो ये समझिएगा, देखो द कैट एंड शेक्सपियर का एक और कैरेक्टर ध्यान बनाए रखना, कौन सा, शांता नाम के कैरेक्टर को। तो श्रीधरन पाई कौन होते हैं, श्रीधरन पाई, जो कि सन ऑफ होते हैं गोविंदन नायर के, और ये इसके दो महत्वपूर्ण यानी कि लीडिंग कैरेक्टर मान लो इनके लिए। ठीक है, 84 में क्या है लीडिंग कैरेक्टर, दो पहले भी मैं बता चुका हूं, जो कि दो दोस्तों की कहानी को बयां करता है। तो यहाँ पर दो दोस्तों की कहानी मैंने बता दिया, उनके नाम भी कौन कौन से शुरुआत में ही मैंने बताए थे, एक गोविंदन नायर था और दूसरा रामकृष्ण पाई। ये दो दोस्तों की कहानी थी, द कैट एंड द शेक्सपियर। ठीक है, जो कि 1965 में आई, द कैट एंड द शेक्सपियर। ये दो दोस्तों की कहानी, वो दोनों दोस्त फिर से ध्यान बनाए रखिएगा कौन कौन से थे, गोविंदन नायर और रामकृष्ण पाई। अब तीसरा कैरेक्टर यहाँ पे मैं श्रीधरन पाई की बात करूँगा। ये जो श्रीधरन पाई थे वो किसके, सन ऑफ गोविंदन नायर के थे, और ये जो श्रीधरन पाई थे ये किससे प्यार करने लगते हैं, शांता से प्यार करने लगते हैं। शांता कौन होती है, एक स्कूल टीचर होती है, और कौन से नॉवेल में वो शांता जो है एक स्कूल टीचर पाई जाती है, तो उस नॉवेल का नाम होता है द कैट एंड शेक्सपियर। ठीक है, कैट एंड शेक्सपियर में ये दो कैरेक्टर, एक श्रीधरन पाई जो कि गोविंदन नायर के दोस्त हैं, सॉरी पुत्र हैं, सन हैं, और गोविंदन नायर का दोस्त कौन दिखाया जाता है वो ध्यान बनाए रखिएगा, उन्हीं पर वो लीडिंग कैरेक्टर हैं, रामकृष्ण पाई। ठीक है, ये दो दोस्तों की कहानी थी। अगला 85 क्या कहता है, हु इज चार्ज, किसको आरोप लगाया जाता है विद करप्शन एंड फ्रॉडुलेंट, यानी कि फ्रॉड करने के लिए, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस। अब फ्रॉडुलेंट की स्पेलिंग शायद पीजीटी में लिखने के लिए भी आई थी इस बार, जो पीजीटी का पेपर हुआ था अभी 2021 में, उसमें फ्रॉडुलेंट की स्पेलिंग आपको करेक्ट स्पेलिंग बताने के लिए, चूज करने के लिए आई थी। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस इन द नॉवेल, और कौन सा नॉवेल, द कैट एंड शेक्सपियर की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि उपन्यास द कैट एंड शेक्सपियर में एक भ्रष्टाचार और कपटपूर्ण व्यवहार का आरोप किस पर लगाया जाता है, एक भ्रष्टाचारी और छल कपट का व्यवहार जो लगाया जाता है, इसका आरोप जिस पर लगाया जाता है उस व्यक्ति का नाम बताना है, तो वो गोविंदन नायर ही होते हैं, जो कि एक राशन कार्यालय में जो है रेशनल ऑफिस होता है, उसमें एक पुअर क्लर्क के रूप में ये काम करते हैं गोविंदन नायर। ठीक है, अगला 86 क्या कहता है, भूतलिंग के मालिक गोविंदन नायर के हृदय, यानी कि भूतलिंगा, क्या लिखा है, भूतलिंगा लायर। ठीक है, द बॉस ऑफ गोविंदन नायर डाइज। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखो, एक नया कैरेक्टर आपको जानने को मिलेगा, क्या, भूतलिंगा लायर। ये कौन होते हैं, ये बॉस दिखाए जाते हैं किसके, गोविंदन नायर के। डाइज द हार्ट फेलियर, और ये भूतलिंगा लायर की मृत्यु हो जाती है किससे, हार्ट फेलियर की वजह से। वो द कैट जम्प सडनली ऑन हिज बाल्ड हेड। तो अर्थ क्या हुआ इसका समझिए, जो भूतलिंगा गोविंद नायर के मालिक जो होते हैं भूतलिंगा, उनके हृदय की गति रुकने से मृत्यु हो जाती है। एक बिल्ली उनके जो बाल्ड हेड होता है ना, गंजा सिर जिसे कहते हैं, पर अचानक कूद जाती है। ठीक है, इसकी वजह से। तो ये भी बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, समझिए इसको। 87 क्या कहता है हमारा, द कैरेक्टर ऑफ अ विडोज। द कैरेक्टर ऑफ अ विडोज में रंगम्मा, वाटरफॉल। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, विधवाओं के पात्र कौन कौन हैं, रंगम्मा हैं। ठीक है, नंबर 1 रंगम्मा, वाटरफॉल, बेकम्मा, क्या लिखा है, वाटरफॉल, बेकम्मा, नरेटर अचक्का, कमलम्मा। ठीक है, ये कौन है, सभी विधवाओं के पात्र, यानी कि विधवाओं का रोल इन्होंने किया है, रंगम्मा ने भी, फिर वाटरफॉल, बेकम्मा, और नरेटर अचक्का, कमलम्मा, सीथम्मा, ओके, रत्ना और नरसम्मा उपन्यास में दिखाई देते हैं। ये सभी किस में कैरेक्टर, कौन से उपन्यास के हैं, तो ये सभी कैरेक्टर जो हैं वो कांथापुरा के हैं। तो कांथापुरा के बहुत सारे कैरेक्टर आपके, ये जितने भी अम्मा वाले हैं वो सभी कांथापुरा में आपको मिलेंगे, ये भी ध्यान बनाए रखना। ट्रिक है, जैसे रंगम्मा है, ओके,
बेकम्मा है, अचक्का है, कमलम्मा है, सीथम्मा है, रत्ना है, ओके, नरसम्मा है, ये सभी कैरेक्टर कहाँ हैं? कांथापुरा में। 88 पे देखिए, एट द एंड ऑफ द नॉवेल हु ब्रिंग द फाइनल न्यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांथापुरा। उन्होंने बताया कि उपन्यास जो आपका बहुत ही और इनका पहला नॉवेल है, ध्यान बनाए रखिएगा कि जो नॉवेल के अंत में, एट द एंड ऑफ द नॉवेल, कांथापुरा के परिवर्तन का अंतिम समाचार कौन लाता है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स परिवर्तन। परिवर्तन का समाचार कौन लाता है ट्रांसफॉर्मेशन का? तो वो रेंज गौड़ा होता है। कौन होता है? रेंज गौड़ा। 89 में इन द नॉवेल कांथापुरा, अगर हम नॉवेल कांथापुरा की बात करते हैं तो नॉवेल कांथापुरा में दो बैड कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। वो दो बैड कैरेक्टर हमारे कौन से होते हैं? तो एक भट्टा होता है, दूसरा बड़े खान होता है। अब बड़े खान कौन होता है? एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है, ध्यान बनाए रखिएगा, और भट्टा जो है वो एक पुजारी दिखाया जाता है। ये दो, और बहुत सूद ब्याज पर जो है अपने पैसे भी देता है, तो इस तरीके का कैरेक्टर भट्टे का दिखाया जाता है। भट्टा और बड़े खान ये बैड कैरेक्टर यानी कि नेगेटिव रोल करते हैं कांथापुरा नॉवेल में, ठीक है। और कांथापुरा क्या है? एक विलेज का नाम है। अगला, अचक्का और ग्रैंड मदर दिखाई जाती हैं ऑफ द विलेज, गाँव की नरेट्स करती हैं द स्टोरी ऑफ द नॉवेल। तो अगर आपसे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांव की एक दादी दिखाई जाती हैं अचक्का, वो उपन्यास कहानी को सुनाती हैं, उपन्यास की कहानी को नरेट करती हैं, तो कौन से उपन्यास की कहानी को नरेट करती हैं? क्वेश्चन ये है। तो कांथापुरा। अब हम सिंपल ये कह सकते हैं कि कांथापुरा नॉवेल को कि नरेटर कौन है, तो सीधे से बता देना, अचक्का क्या है? कांथापुरा नॉवेल की नरेटर दिखाई जाती हैं, ठीक है साथियों। 91 हमारा क्या कहता है? हु इज़ कंसीडर्ड, किसको माना जाता है, द फर्स्ट इंग्लिश फिलोसफर एंड नॉवलिस्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर। उन्होंने कहा है कि भारतीय साहित्य का प्रथम अंग्रेजी दार्शनिक और उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो आप तुरंत नाम बता देना किसको माना जाता है? राजा राव को। देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंग्लिश फिलोसफर और नॉवलिस्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर में किसको कंसीडर किया जाता है? तो वो राजा राव को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, हु इज़ गौरी, गौरी कौन दिखाया जाता है? ये राजा राव नॉवेल द काउ ऑफ दी बैरिकेड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा राव का नॉवेल है। 3-4 नॉवेल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। ये नेक्स्ट नॉवेल है, इसका भी नाम ध्यान बनाए रखना। ये भी किसके द्वारा लिखा गया? राजा राव के द्वारा। कौन सा नॉवेल? दी काउ ऑफ द बैरिकेड्स। इसमें जो गौरी नाम की कैरेक्टर होती है वो कौन दिखाई जाती है? क्वेश्चन ये है। तो गौरी किसका नाम होता है? एक काउ होती है, एक गाय होती है, उसका नाम दिखाया जाता है, अ काउ। क्लियर। नेक्स्ट, नेम दी फर्स्ट नॉवेल ऑफ राजा राव, राजा राव के पहले नॉवेल का नाम बताना है, तो हम बता ही चुके हैं, वो क्या है? कांथापुरा है। अगला 94 पर अगर हम बात करें तो कौन सा होगा कि इज वन ऑफ द 3 फाउंडिंग प्लेयर्स ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश अलॉन्ग विद आर.के. नारायण और मुल्कराज आनंद। और तीसरा थर्ड प्लेयर कौन है? 3 प्लेयर की बात होगी तो 2 तो हमें पता लगे, एक आर.के. नारायण है और दूसरे कौन है? हमारे मुल्कराज आनंद हैं। और तीसरा प्लेयर कौन है? तो तीसरे प्लेयर का आपको नाम बताना है जी। तो वो कौन है? राजा राव खुद, राजा राव खुद, ध्यान बना रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? राजा राव भरा जाएगा। किसमें? 94 पर। अंग्रेजी में भारतीय लेखन के 3 संस्थापक स्तंभों में से एक हैं, साथ ही आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद और तीसरे कौन? राजा राव। फिनिश। अगला 95 पे, विच रिवर अपीयर्स इन राजा राव कांथापुरा। जो राजा राव का नॉवेल होता है कांथापुरा, उसमें कौन सी रिवर का नाम बताया गया है? तो हेमवती। कौन सी? हेमवती। हेमवती भी पढ़ते हैं इसको, तो हेमवती पढ़ेंगे। हेमवती रिवर होती है, उसकी जिक्र किया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राजा राव के कांथापुरा में कौन सी नदी दिखाई देती है, कौन सी नदी का जिक्र है, तो हेमवती नदी का जिक्र है। अगला 96 की अगर हम बात करें तो द थीम ऑफ विच, द थीम मीन्स ऑफ राजा राव नॉवेल मे बी समड अप एज गांधी एंड आवर विलेज। राजा राव के किस उपन्यास का विषय गांधी और हमारे गांव को सारांशित किया जा सकता है? तो वो कांथापुरा गांव होता है, जिसमें इस तरीके की थीम का जिक्र किया गया है। नेम द इमिनेंट इंडियन राइटर हु ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इंडियन मेटाफिजिक्स एंड द फिलॉसफी इनटू द फ्रिक्शनल वर्क। तो वो कौन थे? राजा राव थे। कौन थे? राजा राव। यानी कि उस प्रख्यात भारतीय लेखक का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय तत्व मीमांसा और दर्शन को अपनी काल्पनिक काम में शामिल करने का प्रयास किया। 2 चीज़ों को फिक्शनल वर्क में जो है शामिल करने का प्रयास किया। वो इमिनेंट इंडियन राइटर का आपको नाम बताना, यानी कि मेटाफिजिक्स को और किसको? फिलॉसफी को। किसमें? फिक्शनल वर्क में। तो वो इमिनेंट राइटर कोई और नहीं बल्कि राजा राव ही हैं। अगला
इंडिया is not a country like a France is or like England. India is an idea. These line are from, ये कहाँ राव की एक दी सरपेंट एंड दी रोप है नॉवेल, जो कि सेकेंड नॉवेल है इनका, ठीक है, 1960 में इसको आया था। अगला 1960 हो गया, यानी कि अब नेक्स्ट हम क्या आपको इसका थोड़ा सा बता देते हैं, ये क्या है 98 पर फिर से, यानी कि भारत फ्रांस जैसा देश या इंग्लैंड जैसा देश नहीं है, भारत एक विचार है। ये पंक्तियाँ राजा राव की हैं, तो कहाँ से हैं, दी सरपेंट एंड दी रोप से हैं, बट आंसर ऐसे करना है। अगला 99 पे, द कैट एंड द शेक्सपियर, द राइटर गेव नंबरस एलूजन्स टू शेक्सपियर्स प्लेज। 99 कहता है द कैट एंड द शेक्सपियर में लेखक ने शेक्सपियर के नाटक के लिए कई एलूजन्स लिए हैं, कई संकेत दिए। कहाँ से, तो वो कौन सा प्ले होता है इनका, तो वो प्ले इनका होता है हैमलेट प्ले, ठीक है, कौन सा प्ले होता है, हैमलेट प्ले से। नेक्स्ट, आई वांटेड टू पब्लिश द बुक विद अबाउट 300 ब्लैंक पेजेज एट द एंड टू शो दैट द रियल बुक इज 500 and odd pages and the teacher must fill in the blanks. About which of his novel did राजा राव say so? कौन से नॉवेल में बात कर रहे हैं, तो ऐसा वो कौन से नॉवेल में कहते हैं, द कैट एंड द शेक्सपियर में। मैं पुस्तक को अंत में लगभग 300 रिक्त यानी कि ब्लैंक पेजेस के साथ प्रकाशित करना चाहता था, यह दिखाने के लिए कि वास्तविक पुस्तक 500 विषम पृष्ठों की हैं, यानी कि ऑड पेजेस की हैं, और पाठक ने जो ब्लैंक स्थान भरने थे वो राजा राव के किस उपन्यास के बारे में ऐसा कहा गया है, तो द कैट एंड द शेक्सपियर के बारे में। 101 कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स बुक परहैप्स द मोस्ट ब्रिलियंट एंड सर्टेनली द मोस्ट इंटरेस्टिंग राइटर ऑफ मॉडर्न इंडिया हु इज़ रेफर्ड हेयर। यहाँ पर किसको रेफर किया गया है, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स बुक के अनुसार, एक न्यूयॉर्क टाइम्स में पुस्तक थी उसके अनुसार ये बात की गई है, तो उन्होंने कहा था, ये कमेंट दिया था, शायद आधुनिक भारत का सबसे शानदार और निश्चित रूप से सबसे दिलचस्प लेखक अगर कोई है तो वो कौन है, राजा राव है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कमेंट किसके द्वारा किया गया, तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स बुक को यहाँ पर रेफर करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम बुक के अनुसार ऐसी बात कही गई, उसमें ये बात छपी थी कि शायद ही आधुनिक भारत का सबसे शानदार और निश्चित रूप से सबसे दिलचस्प लेखक अगर कोई है तो वो है राजा राव। नेक्स्ट, विच वर्क, कौन सा वर्क ऑफ राजा राव का वॉन हिम द नेस्टेड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1988। तो उन्होंने बताया कौन से वर्क के लिए उनको ये दिया गया था राजा राव को। राजा राव को किस वर्क में उन्हें 1988 में साहित्य के लिए द न्यूस्टेड इंटरनेशनल पुरस्कार जीता, तो ये उनका वर्क था जिसका नाम था, एक मिनट, हाँ, जिसका नाम था फॉर द एंटायर बॉडी ऑफ हिज वर्क। क्या नाम था, फॉर द एंटायर बॉडी ऑफ हिज वर्क। नेक्स्ट, इस वर्क के लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोबेल पुरस्कार की कैटेगरी में रखा जाता है, ध्यान रखना, उसी के समान। द न्यूस्टेड इंटरनेशनल पुरस्कार जो जीता था राजा राव ने 1988 में, वो कौन से वर्क के लिए इनको दिया गया था, तो फॉर द एंटायर बॉडी ऑफ हिज वर्क, इसके लिए दिया गया था। 103 नंबर पे देखिए, क्योंकि हमें 140 पर पहुंचना है, तो 103 नंबर क्या कहता है, वेन बाज राजा राव अवार्डेड, जब राजा राव को अवार्ड दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड, वो कब दिया गया था, 1964। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 104 नंबर पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉफी स्टेट रेफर्ड इन कांथापुरा। जो कांथापुरा विलेज था, गांव था, जो कि इनका राजा राव का पहला नॉवेल भी है, ठीक है, उसमें एक कॉफ़ी स्टेट का जिक्र किया गया है, तो उसका नाम पूछा गया, और इस नाम को जब मैंने वीडियो को शुरुआत किया था तो शायद 53 पॉइंट पर इस कॉफ़ी स्टेट का नाम भी बताया। फिलहाल मैं फिर बता देता हूँ इस कॉफ़ी स्टेट का नाम क्या होता है, स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट। क्या नाम होता है, स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट, ये नाम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट है वो कौन से नॉवेल में इसका जिक्र किया गया है, तो कांथापुरा नॉवेल में कौन से कॉफ़ी स्टेट का जिक्र किया गया, तो स्कैफिंगटन। कैसे भी आए आपको नाम बताना है बस। अगला, फॉर्चुनेटली, भाग्य से, देयर आर वार्स, युद्ध होते रहते हैं, एंड रेसनिंग है वन ऑफ द ग्रांडेस्ट इन्वेंशंस, उनके कई शानदार आविष्कारों में से एक है ऑफ मैन, आदमी के। यू स्टैम्प पेपर
विद फिगर्स एंड यू फीड स्टमक्स ऑन नंबर्स आर दी वर्ड्स ऑफ, ये किसके शब्द हैं ये पूछा गया। तो ये शब्द भी किसके हैं, राजा राव के। उन्होंने कहा कि युद्ध फॉर्चुनेटली देयर आर बार्स, युद्ध होते रहते हैं, और राशनिंग मनुष्य का सबसे महानतम आविष्कारों में से एक है। आप आंकड़ों के साथ कागज पर मोहर लगाते हैं और आप संख्याओं पर पेट भरते हैं। आंकड़ों के साथ कागज पर मोहर लगाते हैं और आप संख्याओं पर पेट भरते हैं। ये शब्द किसके हैं, ये शब्द राजा राव के हैं। जैसे नहीं, आंकड़े कुछ और कहते हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है, ठीक है, जो कि तुमने देखा होगा सरकारों में बहुत ज़्यादा ये सब चलता है। अगला, देयर इज बट वन फोर्स इन लाइफ एंड दैट इज ट्रूथ। देयर इज बट वन लव इन लाइफ एंड दैट इज लव ऑफ मैनकाइंड एंड देयर इज बट वन गॉड इन लाइफ एंड दैट इज द गॉड ऑफ ऑल इज अ कोट वाई। ये किसने कोट किया है, तो ये जीवन, पहले इसको समझ लीजिए क्या है ये। जीवन में केवल एक शक्ति है, देयर इज बट वन फोर्स इन लाइफ, जीवन में केवल एक शक्ति है और वह है सत्य, एंड दैट इज ट्रुथ। क्या कहा गया, एंड दैट इज ट्रुथ। समझिए, ये लाइनें मैं समझा रहा हूं, ठीक है। फिर उन्होंने ये कहा, और जीवन में केवल एक ही प्रेम है, देयर इज बट वन लव इन लाइफ, जीवन में केवल एक ही प्रेम है, वो क्या एक ही है, एंड दैट इज लव ऑफ मैनकाइंड। केवल जीवन में एक ही प्रेम है और वह है मानव जाति का प्रेम, ठीक है, ह्यूमन से प्रेम, ह्यूमन काइंड, लव ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति का प्रेम। और जीवन में केवल एक ही ईश्वर है। अगला क्या 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 कि देयर इज बट वन गॉड इन लाइफ दैट इज द गॉड ऑफ ऑल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन में केवल एक ही ईश्वर है और वह सभी का ईश्वर है। ये कोड किसका है, ये राजा राव का है। किसका है, राजा राव। याद हो गया, यानी कि जीवन, ये है आंसर आपका। 107 नंबर पे, विच नॉवेल ऑफ राजा राव इज कॉल्ड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल है कि राजा राव का सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कौन सा कहलाता है, तो सरपेंट एंड द रोप। और ये कब पब्लिश हुआ, तो 1960 में। अगला, द टाइटल द सरपेंट एंड द रोप स्टैंड फॉर, इस टाइटल में सरपेंट और रोप किस पर स्टैंड करता है, इल्यूजन एंड रियलिटी। किसको, इल्यूजन और रियलिटी। अब ये क्या होता है इसे समझिए, यानी कि जो शीर्षक है सरपेंट एंड द रोप का अर्थ है तो भ्रम और हकीकत। इल्यूजन क्या है, भ्रम है, और रियलिटी क्या है, हकीकत है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कंट्राडिक्टरी हैं। अगला, द कैट एंड द शेक्सपियर, कैट एंड शेक्सपियर इज आ, है कैसी कॉमेडी है, तो ये पहली बात तो एक नॉवेल है और नॉवेल में ये क्या है, एक मेटाफिजिकल कॉमेडी है, ठीक है, ये भी ध्यान में। ग्रेट इंडियन वे आ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज अ वर्क ऑफ, किसका है, राजा राव का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये किसने लिखा, ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया, तो राजा राव के द्वारा लिखा गया है। अगला, 111 नंबर पे शिवराम, क्या लिखा गया है, शिवराम अ तमिल ब्राह्मण दिखाया जाता है, एक तमिल ब्राह्मण दिखाया जाता है, मैथमेटिशियन होता है, इज अ प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है ऑफ द नॉवेल। इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिवराम एक तमिल ब्राह्मण होता है, वो मैथमेटिशियन भी होता है। और राजा राव के कौन से उपन्यास का हीरो दिखाया जाता है, प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है, तो वो होता है द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स। किसका, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स में। 112 नंबर कहता है, माई माइंड वाज एसेंशियली मेटाफिजिकल दस इवेडिंग ह्यूमंस। 112 नंबर पे ये बोला गया, मेरा मन अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक था। माई माइंड वाज एसेंशियली अनिवार्य रूप से मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक था। फिर उन्होंने कहा कि दस इवेडिंग ह्यूमंस, इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रकार मनुष्य से बच रहा था। इवेडिंग का मतलब होता है बचना, ह्यूमंस मनुष्य से। फॉर आफ्टर ऑल द ह्यूमन हैज़ नो अल्टीमेट सिग्निफिकेंस आर द वर्ड ऑफ शिवराम इन, किसमें, तो शिवराम कैरेक्टर ही किसमें है, सीधी सी बात है। कहीं कुछ अर्थ नहीं भी निकाल पाओ या समझ ना पाओ क्वेश्चन की लैंग्वेज को, तो शिवराम को समझ जाना। और शिवराम कैरेक्टर कौन से में है, द चेस मास्टर ऑफ हिज मूव्स में, और यही इसका क्या है, हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है। इस पूरे को हम क्लियर कर देते हैं कि मेरा मन मेरा मन अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक था और इस प्रकार मनुष्य से बच रहा था। आखिरकार मानव का कोई अंतिम महत्व तो नहीं है। ये किसके, शिवराम के शब्द हैं भाई, काय में, शतरंज मास्टर एंड हिज मूव्स में। और 113 नंबर कहता है कि राजा राव एक्टिवली टुक पार्ट, राजा राव हिस्सा लेता है इन अ नेशनल मूवमेंट इन 1942 नेम्ड, और उसका नाम होता है किस
उसका राजा राव जिसमें हिस्सा लेते हैं उस मूवमेंट का नाम पूछा गया है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। 113 नंबर हमारा कहता है राजा राव ने 1942 में एक आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, उस आंदोलन का नाम बता दीजिए। तो उस आंदोलन का नाम होता है भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट में छोड़ना इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। 114 नंबर, नेम दी जर्नल राजा राव को एडिटेड विद अहमद अली इन 1943 एंड 44। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अहमद अली के साथ मिलकर के राजा राव ने कौन से जर्नल को एडिट किया था और किस समय किया था, दोनों चीज़ें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ध्यान बनाए रखना 114 नंबर पॉइंट पर कि 1943 और 44 में अहमद अली के साथ मिलकर सह संपादित पत्रिका, वो कौन सी सह पत्रिका थी जिसके साथ को एडिटेड किया यानी कि सह संपादित किया था राजा राव ने, तो उस पत्रिका का नाम पूछा गया। तो उस पत्रिका का नाम है टुमारो। क्या नाम है? टुमारो। ये कल आने वाला कल नहीं है बल्कि क्या है, एक पत्रिका का नाम है। और ये पत्रिका दो लोगों ने मिलकर के को एडिट किया था, जिसमें को एडिट थे जनरल राजा राव को एडिट थे और किसके साथ? अहमद अली के साथ मिलकर के। अगला नेक्स्ट, को एडिटर कह लो। विच नॉवेल ऑफ राजा राव का कौन सा नॉवेल बिगिन शुरू होता है विद दी फॉलोइंग लाइंस। ये कुछ लाइनें मैं दे रहा हूँ कि कौन से नॉवेल की स्टार्टिंग की लाइन है, ओपनिंग लाइन है, हाई ऑन दी घाट्स इज इट। और घाट अगर बात आ जाए तो बनारस के घाटों की बात आएगी, क्योंकि घाटों में अगर कोई प्रसिद्ध है तो वो बनारस के ही घाट बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फिलहाल पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हाई अप द स्टीप माउंटेन्स that face the cool Arabian seas up the Malabar coast is it okay up Mangalore and Putter and Mani a center of cardamom and coffee rice and sugar cane। तो अब देखिए, अब इसका मतलब हमारे कौन घाट से मतलब वहाँ पर मत पहुँच जाइएगा। अब घाट से मतलब क्या है? कांथापुरा, जो कि साउथ का एक गांव है मालाबार तट पर, उसका जिक्र हो रहा है। मैं पढ़ देता हूँ फिर से क्लियर तरीके से कि राजा राव का कौन सा उपन्यास निम्नलिखित पंक्तियों से शुरू होता है? घाटों पर ऊंचा है, ठंडे अरब समुद्रों का सामना करने वाले ऊंचे पहाड़ हैं, मालाबार का तट तक फैला हुआ है, मंगलौर और पुत्तूर तथा इलायची के कई केंद्र वहां पर हैं, और कॉफ़ी, चावल और गन्ना ये सब भी वहां पर है। तो वो कौन सा गांव है? कांथापुरा। 116 नंबर, विच नॉवेल ऑफ राजा राव का कौन सा नॉवेल स्टैब्लिश करता है हिम एज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट इंडियन प्रोज स्टाइलिस्ट। 116 नंबर बोला है कि राजा राव के किस उपन्यास ने उन्हें बेहतरीन भारतीय गद्य स्टाइलिस्ट के रूप में स्थापित किया? तो द सर्पेंट एंड द रोप ने। किसने? द सर्पेंट एंड द रोप, जो कि 1960 में आया। 117 नंबर पॉइंट कहता है राजा राव को अवार्ड दिया गया फॉर लिटरेचर के लिए वाज गिवन बिटवीन, और आंसर इसका है कब? 2000 से 2009। और ये बात मैं उनकी बायोग्राफी में आपको बता चुका हूँ साथियों कि राजा राव के नाम पर एक पुरस्कार का नाम रखा गया था जिसका नाम था राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर। ये कब से कब तक दिया गया? क्वेश्चन ये पूछा गया। तो 2000 से देना इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया और 2009 तक दिया गया, और इस बार लगभग ये 7 बार ये अवार्ड दिया गया लोगों को। अगला 118 नंबर पे अगर हम बात करें, राजा राव ने एडिट किया एन एंथोलॉजी को ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट फ्रॉम राजा राम मोहन राय टू जवाहरलाल नेहरू इन 1939। द नेम ऑफ इट इज, उसका नाम बताना है उस एंथोलॉजी का। तो चेंजिंग इंडिया। क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया। राजा राव ने 1939 में राजा राम मोहन राय से जवाहरलाल नेहरू तक आधुनिक भारतीय विचारों के संकलन को एक एंथोलॉजी का संपादन किया था। उसका नाम पूछा गया है, तो चेंजिंग इंडिया। क्या है? चेंजिंग इंडिया। 119 हमारा कहता है द पुलिसमैन एंड द रोज वाज पब्लिश्ड इन। ये राजा राव का एक इंपॉर्टेंट ये भी वर्क है। द पुलिसमैन एंड द रोज जो है वो कब पब्लिश हुआ था? तो 1978 में, 1978 में। 120 कहता है कि एक पद्मनाभ अय्यर, ये क्या है? अय्यर, प्रोनाउंसिएशन इसका अय्यर है। तो ये समझिएगा 120 नंबर पे कि जो पद्मनाभ अय्यर होते हैं वो कौन से में एक पात्र दिखाए जाते हैं? तो किस में? कॉमरेड क्रिलॉब में ये पात्र होते हैं। किस में? अय्यर किस में दिखाए जाते हैं? कॉमरेड क्रिलॉब में। अगला, वुमेन इज द अर्थ ईयर, ओके, एथर साउंड। इसका मीनिंग भी बता दें। वुमेन महिला है, इज द अर्थ पृथ्वी, ईयर वायु, एथर का मतलब होता है आकाश,
और साउंड का मतलब होता है ध्वनि, तो स्काई मीन्स भी आकाश होता है और एथर मीन्स भी आकाश होता है। अगला, वुमेन इज द माइक्रोज्म। माइक्रोज्म का मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है, ऑफ माइंड, स्टेटेड बाई, किसके द्वारा दिया गया, तो राजा राव के द्वारा। यानी कि नारी पृथ्वी वायु आकाश ध्वनि है। नारी कौन है, पृथ्वी वायु आकाश ध्वनि है। स्त्री मन का सूक्ष्म जगत है, स्त्री जो है वो मन का सूक्ष्म जगत है, माइक्रोज्म ऑफ द माइंड है। ये किसके द्वारा कहा गया, राजा राव के द्वारा। हु रोड ऑन दी गंगा, ऑन दी गंगा घाट, ऑन दी गंगा घाट, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ऑन दी गंगा घाट किसने लिखा, राजा राव ने। कब लिखा, 1989 में, ओके, 1989 में गंगा घाट। वेदर इंडिया 1948 इज अ वर्क ऑफ, ये किसका वर्क है, वेदर इंडिया 1948, ये राजा राव का है। तो कई सारे वर्क इनके आगे मेंशन कर दिए, इन्हीं वर्क को याद बनाए रखना जो इंपॉर्टेंट है। द मीनिंग ऑफ इंडिया ऐसे है इनका 1996 में आया, इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया, राजा राव के द्वारा। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको पता लगी, एक वेदर इंडिया पता लग गया, वो वेदर इंडिया 1948 है, वो भी राजा राव का वर्क है, और द मीनिंग ऑफ इंडिया जो ऐसे है 1996 में 1996 में आया है, ये भी किसके द्वारा, राजा राव के द्वारा है। व्हेन डिड राजा राव रिसीव, राजा राव को पद्म भूषण अवार्ड का मिला, तो 1969, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। 126 नंबर हमारा कहता है कैमली मॉले, कैथरीन जोन्स एंड सुसन बॉट, ठीक है, ये कौन है, तो ये एक्चुअली कोई और नहीं बल्कि हमने बायोग्राफी में भी आपको बताया था, ये राजा राव की क्या है, पत्नियों के नाम हैं, और ये वाइफ का प्लूरल होता है वाइफ्स, ठीक है, एक से अधिक पत्नियों के लिए वाइफ्स। तो कैमली मॉले, कैथरीन जोन्स, सुसान वॉट, एक राजा राव की किसका नाम है, पत्नियों के नाम है, 3 पत्नियां। अगला, ही कंप्लीटेड, उन्होंने कंप्लीट किया हिज स्कूलिंग फ्रॉम, अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट किया मदरसा आलिया इन हैदराबाद, डिग्री एट निजाम कॉलेज एंड वॉन अ एस्थेटिक स्कॉलरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद इन 1929 फॉर स्टडिंग अवार्ड। हु इज ही, वो कौन है। उन्होंने बताया उन्होंने हैदराबाद से के मदरसा आलिया से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, निजाम कॉलेज में डिग्री हासिल की और विदेश में पढ़ाई के लिए 1929 में हैदराबाद सरकार की तरफ से एशियाटिक स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति जीती, विनर की। तो ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कौन हैं, तो वो कोई और नहीं, कौन है, राजा राव हैं। अगला, बेच नॉवेल ऑफ राजा राव, राजा राव का कौन सा नॉवेल बाज प्रेज, उसकी प्रशंसा की थी E.M. फॉस्टर के द्वारा, बाई सिंह, यह कह करके द फाइनेस्ट नॉवेल टू कम आउट ऑफ इंडिया। राजा राव के किस नॉवेल की प्रशंसा E.M. फॉस्टर ने, बाहर ये कह करके की, क्या कह करके, द फाइनेस्ट नॉवेल टू कम आउट ऑफ इंडिया। इसका अर्थ हुआ भारत से बाहर आने के लिए बेहतरीन उपन्यास कहकर ये प्रशंसा की थी, तो वो था नॉवेल इनका कान था पूरा। अचक्का इज द कैरेक्टर या नरेटर ऑफ द नॉवेल, तो कौन से का, नरेटर भी अचक्का है और या कैरेक्टर, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कांथापुरा नॉवेल नाम लेंगे, ठीक है। मैडलिन की बात की गई है, तो मैडलिन द सर्पेंट एंड द रोप की एक पात्र है, आंसर आपको इसी में मिल गया। मैडलिन इज द कैरेक्टर फ्रॉम, कौन से कैरेक्टर से है, तो द सर्पेंट एंड द रोप से है। अगला, राजा राव बिलीव्ड, विश्वास करते थे, उपनिषद्स एंड द वेद्स आर द अल्टीमेट ट्रेजर ऑफ नॉलेज, ये सत्य बात है, ये ट्रू है। यानी कि जो राजा राव का मानना था कि जो उपनिषद या वेद का ज्ञान है वो एक परम खजाना है, यानी कि अल्टीमेट ट्रेजर ऑफ, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, ऑफ नॉलेज, का ज्ञान का खजाना है, ज्ञान का परम खजाना है। कौन, 2 चीज़ें बताई हैं, 2 चीज़ों का नाम लिया, उपनिषद और वेदों का ज्ञान। उपनिषद और वेदों का ज्ञान उन्होंने क्या बताया, अपना परम खजाना बताया ज्ञान का, ये बात सत्य है। विच कन्नड़ जर्नल वाज एडिटेड बाई राजा राव, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजा राव के ने किस कन्नड़ जर्नल को, जर्नल का मतलब होता है पत्रिका, का संपादन किया था, तो जया कर्नाटका। क्या था उस पत्रिका का नाम, जया कर्नाटका, जो कि 1931 से 32 तक उसको एडिट किया था। एडिटर रहे थे कौन, राजा राव। अगला, 5 इंडियन मास्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोग्राफी में मैं पहले भी बता चुका हूँ। 5 इंडियन मास्टर्स इज अ बुक बाई, किसके द्वारा है, राजा राव के द्वारा। लेकिन आपको वो 5 इंडियन मास्टर्स में 5 इंडियन मास्टर्स का नाम लिया है इन्होंने, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि वो 5 इंडियन मास्टर्स कौन कौन हैं, जिनको इन्होंने एक बुक का नाम दिया था 5 इंडियन मास्टर्स, और उनके बारे में ही लिखा था राजा राव ने, वो कौन कौन सी शख्सियत है।
किन के नाम हैं। वो फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर हैं, ध्यान बनाए रखिए। अगला, गॉडेस कंचम्मा बिलोंग टू, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो कांथापुरा गांव से, कांथापुरा नॉवेल से। देवी केचम्मा जो है संबंधित है कांथापुरा से। अगला, हु इज़ द नरेटर। अब अगर आपसे कांथापुरा नॉवेल को पूछे कि कांथापुरा नॉवेल की नरेटर कौन है, तो वो कौन है, अचक्का थी। और अगर आपसे ये पूछे कि हु इज़ द नरेटर ऑफ द कैट एंड द शेक्सपियर, तो उसके नरेटर कौन है, तो रामाकृष्ण पाई। कौन है, रामाकृष्ण पाई। किरलॉब। अब अगला 136 नंबर पे देखिएगा, किरलॉब आयरीन कमल आर द मेन कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर हैं ऑफ द नॉवेल। ये तीनों कैरेक्टर किरलॉब, आयरीन, तो ध्यान रखना इस कैरेक्टर के नाम पर ही कॉमरेड किरलॉब करके एक इन्होंने वर्क भी लिखा था। तो कहीं पर भी अगर किरलॉब लिख करके आ जाए तो इन्हीं के नाम पर इनके वर्क का भी नाम है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, कॉमरेड किरलॉब के कैरेक्टर हैं। किसके हैं? अच्छा, मूर्ति कौन से में दिखाया जाता है? मूर्ति नाम का कैरेक्टर वो कांथापुरा में दिखाया जाता है। इन विच ईयर, कौन से साल बाद राजा राव अवार्डेड द पद्म विभूषण। पद्म भूषण एक होता है, एक पद्म विभूषण होता है। तो पद्म भूषण इनको 69 में मिला था, 1969 में। और पद्म विभूषण की बात करें तो इनकी मृत्यु के बाद 2007 में, क्योंकि 2006 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और पास्थोमसली यानी कि मरणोपरांत राजा राव को पद्म विभूषण दिया गया था। और ये इंडिया का जो है सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म विभूषण, ठीक है, 2007 में दिया गया। अगला, वेयर डिड राजा राव स्टडी फ्रेंच लिटरेचर। राजा राव ने फ्रेंच लिटरेचर को कहाँ स्टडी किया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेपेलियर फ्रांस में, ठीक है। राजा राव ने फ्रांसीसी साहित्य का अध्ययन कहाँ किया, तो मॉन्टेपेलियर फ्रांस जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ। राजा राव डाइड इन, राजा राव की मृत्यु हो जाती है 2006 में, कहाँ होती है, ऑस्टिन में, टेक्सास, यूएसए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 140 क्वेश्चन जिसको हमने आपको बताया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ। आज के लिए इतना ही।